हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 पॉलिटी का यह दूसरा अध्याय होगा, इकाई 2 है। और इस अध्याय में आप राज्य सरकार के बारे में और विधि व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा गया है शिक्षकों के लिए, ये अध्याय में शिक्षकों के लिए क्या दिशा निर्देश है उसके बारे में, सरकार के बारे में क्या दिशा निर्देश है, शिक्षक यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे और बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ते हैं, इस अध्याय को शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा गया है कि ये 2 अध्याय 2 या 3 राज्य सरकार के बारे में है और ठोस उदाहरणों के ज़रिए सरकार के काम और ढाँचे को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। हमने इनमें स्वास्थ्य के क्षेत्र से उदाहरण लिए हैं, जबकि कुछ दूसरे उदाहरण भी उतने ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अध्याय 2 लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रखने वाले एक मुद्दे के रूप में स्वास्थ्य की चर्चा करता है। स्वास्थ्य सेवाओं की सार्वजनिक और निजी दोनों पहलू क्या हैं? सार्वजनिक भी हैं और निजी पहलू भी हैं। भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं सबको प्राप्त नहीं हैं। हालांकि हमारा संविधान यह मानता है कि स्वास्थ्य का अधिकार हमारे मौलिक अधिकारों का एक भाग है। फिर भी यह फिर भी वह समान रूप से सबके लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ दिए गए विवरणों की मदद से विद्यार्थी यह देख पाएंगे कि सरकार से अपेक्षा की जाने वाली भूमिका और आदर्श क्या होने चाहिए और उसके ढांचे के पीछे किस प्रकार के तर्क व आधार निहित हैं। वर्तमान स्थितियों को बदलने के कुछ तरीकों की भी चर्चा इस अध्याय में की गई है। आगे है सरकार की कार्यप्रणाली और प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व और सार्वजनिक हित जैसी अवधारणाओं की बातचीत अध्याय 3 में की गई है। यद्यपि विधायिका और कार्यकारिणी दोनों के बारे में चर्चा की गई है, हमें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि विद्यार्थी इनके बीच के कई बारीक अंतरों को पूरी तरह पकड़ पाएंगे। यही बेहतर होगा कि हम धैर्यपूर्वक उन्हें कई प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जैसे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन लग रहा है, विधायक से यह समस्या हल क्यों नहीं हो सकती, आदि। ऐसे प्रश्नों की मदद से वे सरकारी ढांचे के तर्कों और आधारों को स्वयं अपने मन में निर्मित कर पाएंगे। आगे यह बहुत ज़रूरी है कि बच्चे सार्वजनिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करने का आत्मविश्वास पा सकें, पर और इन आधारों के अभ्यासों को करते हुए सरकार की भूमिका की सही समझ बना सके। आप उनके साथ चर्चा करने के लिए और समस्याओं के निदान ढूंढने के लिए कई परिचित मामलों का चुनाव कर सकते हैं, जैसे पानी, यातायात, स्कूल की फीस, किताबें, बाल श्रम इत्यादि। वॉलपेपर के माध्यम से उन्हें अपने विचार प्रस्तुत करने दीजिए। सरकार और उनके कार्यों पर चर्चा अमूमन उबाऊ और रूखी हो जाती है। इसीलिए इसीलिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है कि इन अध्यायों को करते हुए हम कक्षा को ज़्यादा शिक्षात्मक बनाने की बजाय विचार विमर्श और गतिविधियों से भरपूर बनाएं। ये शिक्षकों के निर्देश हैं और इस आधार पर ये जो है कहानी, ये जो है सरकार के प्रति जो जवाबदेही हैं लोगों की और लोगों के लिए जो सरकार जो है जवाबदेह है, इनके बारे में चर्चा की गई है। इसमें जो कुछ उदाहरण लिए गए हैं जो स्वास्थ्य के लिए है, पहला है स्वास्थ्य आपकी देख-रेख में स्वास्थ्य में किस प्रकार से सरकार भूमिका निभाता है, उसकी यहाँ पर पूरी कहानी कही गई है। इसका नाम ही है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के
काम से किस प्रकार जुड़ा हुआ है। तो चलिए अब आगे है स्वास्थ्य क्या है। इस चित्र माध्यम से आप देख सकते हैं अनेक जो है चित्र आपको दिखाए गए हैं, हर चीज़ के एक-एक मायने हैं, चित्र के मायने हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार के जो है प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। आपने उपयुक्त कोलाज से में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपयुक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए यदि लोगों को पानी जो है पीने के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले तो वे सामान्यतः स्वस्थ रहेंगे। दूसरी ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन ना मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है भी। यहाँ पर कुछ वार्तालाप यहाँ पर क्वेश्चन है चर्चा करने के लिए कहता है, क्या आप इन सभी चित्रों या इनमें से कुछ को स्वास्थ्य से संबंधित समझते हैं? यदि हाँ, तो किस प्रकार समूह में चर्चा करने के लिए कहता है? ऊपर दिए गए कोलाज से 2 स्थितियाँ छाँटिए जो बीमारी से संबंधित नहीं हैं। वे कैसे स्वास्थ्य से संबंधित हो सकती हैं, पर इस पर 2 वाक्य लिखिए। देख सकते हैं कि इस चित्र में आपको ये क्या है, बीमारी से संबंधित नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये पानी लाने के लिए जा रहे हैं, ये जो है बाल छाँट रहे हैं और सभी चीज़ स्वास्थ्य से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये समझना है कि स्वास्थ्य से संबंधित नहीं होकर भी 2 आप छाँट लिए हैं, संबंधित हो सकते हैं, इस पर वाक्य स्वास्थ्य से संबंधित हो सकते हैं। कैसे? तो ये अगर कट गया तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य से संबंधित होगा। ये पानी लाने जा रही हैं, थकावट हो गई, ये भी स्वास्थ्य से संबंधित होगा। और सभी जो देख रहे हैं ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पर नर्स जो हैं गणना कर रही हैं, यहाँ पर दौड़ रहे हैं, गिर गए तो स्वास्थ्य से संबंधित, यहाँ पर कूड़े-कचरे हैं, यहाँ पर गाड़ी है, ये सब क्या है? स्वास्थ्य से संबंधित हैं। अब आगे है कि हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें, चुस्ती से और ऊँचे मनोबल के साथ करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डरे सहमे रहना जो है स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं हैं। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन के सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। यहाँ पर भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ इस पे चर्चा की गई है। तो आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के कुछ पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका के प्रथम तथा द्वितीय स्तंभ में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। क्या आप इन स्तंभों को कोई शीर्षक दे सकते हैं? ये जो है शीर्षक देने की बात कही गई है। यहाँ पर स्तंभ में आप चर्चा करेंगे। क्या तो संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सक महाविद्यालय हैं और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। दूसरा है कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुँचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या क्या है? कमी है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे और 1991 में 11,174 और 2017 में इसकी संख्या 23,583 हो गई है। यहाँ पर है कि भारत में करीब 5 लाख लोग प्रति वर्ष तपेदिक मतलब टीबी से मर जाते हैं। स्वच्छता प्राप्ति से अब तक इन संख्या में जो है परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है, यह संख्या कम नहीं हो रही है। आगे है भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। ये उपचार जो होते हैं वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पताल में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में की जाती है। इसमें तुलना में आगे है
हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारी बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है, जैसे कि हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। भारत विश्व का दवाइयां निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयाँ का निर्यात होता है। कब है? ये कौन है? तो तीसरा है। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। ये जो है तुलना की गई हैं, ये स्वास्थ्य जीवन के बारे में कहा गया है। हमारी जो है देश की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं, उसके बारे में यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। ऊपर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? ये जो हैं इससे आप देखते हैं कि कई बाहर से लोग यहाँ पर स्वास्थ्य जो है सुविधाएं लेने के लिए चिकित्सा लेने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को वो सुविधाएं प्रदान नहीं हो पाती हैं। वो उतना खर्चा नहीं कर पाते हैं। एक समान से जो है एक समानता जो स्वास्थ्य में होनी चाहिए वो नहीं दिखती है। आगे यहाँ पर है बीमारियों से तनाव और उनके उपचार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएँ चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएँ, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है, जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। मरीजों को इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। सरकार अपनी जनसंख्या के बारे एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है। इन विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकों और विधियां उपलब्ध हैं। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। उपयुक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभव व्यक्ति भी हैं, फिर भी हम सबको आवश्यक सेवाएं देने में असमर्थ हैं। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को भी जानेंगे, जो क्यों हम इनके बारे में असमर्थ हैं। सरकारी अस्पताल में देख सकते हैं एक लंबी लाइन में खड़ा होकर इंतजार करता हुआ व्यक्ति। एक कहानी है हाकिम शेख की कहानी। तो हाकिम शेख पश्चिम बंग खेत मजदूर समिति PBKMS के एक सदस्य थे, जो पश्चिमी बंगाल में खेतीहर मजदूरों का एक संगठन है। 1992 में एक शाम वे चलती ट्रेन से गिर गए और उन्हें सिर में गंभीर चोटें आई। उनकी हालत बहुत नाजुक थी और उन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता थी। उन्हें कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन उन्हें भर्ती करने से मना कर दिया गया, क्योंकि वहाँ कोई बिस्तर खाली नहीं थी। दूसरे अस्पताल में आवश्यक सुविधाएं या उनके इलाज के लिए जरूरी विशेषज्ञ नहीं थे। इस प्रकार अत्यंत गंभीर हालत में उन्हें 14 घंटे के अंदर 8 सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, किंतु किसी ने भी उन्हें भर्ती नहीं किया। अंत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया गया। उन्होंने अपने इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया। जिन अस्पतालों ने उन्हें भर्ती करने से इनकार किया था, उन्हें उनके अपेक्षापूर्ण रवैये से नाराज और क्षुब्ध होकर हाकिम शेख एवं PBKMS ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया।
ये कहानी आप एक समझ सकते हैं कि आप एक न्यायाधीश हैं, आप क्या करेंगे? तो हम सरकार को बताएँगे, हम सरकार को निर्देश देंगे कि ऐसी सुविधाएँ आप आपातकालीन स्थिति में दें, आपातकालीन व्यवस्थाएँ होनी चाहिए और यहाँ पर जीवन की जो आप कहीं भी दुर्घटना रहित होते हैं, तो निजी अ, स्थानों जो आप एक गाँव में अगर कोई भी दुर्घटना होती है तो एक नज़दीकों में एक जो है अस्पताल की व्यवस्था करवाइए। एक जो है सुविधाएँ जो सभी को मिलनी चाहिए अ, अगर घटना के बाद क्या उनकी ट्रीटमेंट किया जा सके, वो सारी सुविधाएँ वहाँ पर उपलब्ध कराने की निर्देश दिया जा सकता है। आगे है एक इलाज का खर्च। एक कहानी के रूप में फिर से यहाँ पर बताया गया है कि अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। रंजन का परिवार जो है साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता-पिता जैसे-तैसे गुज़ारा करते हैं चलाते हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? देखिए ये उतर रहे हैं। दूसरा है मुझे वायरल का बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। यहाँ पर बोल रहा है अच्छा मुझे भी वायरल हुआ था। मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरी डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। देखिए अस्पताल है तो अस्पताल अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई 5 सितारा होटल है। डैडी कह रहे थे कि एक प्राइवेट अस्पताल है। क्या ये? एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएँ मिलती हैं। दूसरा यहाँ पर है कि रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को ₹500 देने पड़े और डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है कि वहाँ जो है बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था। टीवी जो चलता रहता है आप जानते हैं कि सब कुछ कितना साफ-सुथरा और जगमग था। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने के लिए कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बात कर रहे थे। एक महिला ने जाँच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों-बात में खूब मज़ाक किया और मुझे दर्द का पता भी नहीं चला। ये देख सकते हैं कि बच्चे को खून लिया जा रहा है। क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? ये वार्तालाप कर रही हैं। यहाँ पर देखिए बच्चे को अब देखा जा रहा है कि हाँ तो छोटे जनाब यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है। यह सफ़ेद सोने से पहले, यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है, घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। यहाँ पर जो है धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है, बच्चे कह रहे हैं। आगे है कि तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी तो कहो, तुम कैसे अस्पताल में गए? अब जो है ये किसी तरह काम चलाऊ है। अब ये क्या बोलता है तो हम हूँ, वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अप्पा मुझे ले ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था। उसके बाद ये बोलता है कि और सच अ, लगने वाला था और उसके बाद है यहाँ पर देख सकते हैं लाइन में सभी खड़े हुए हैं और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी खराब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। उसके बाद जो है जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जाँघ की और खून की जाँच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। जहाँ जाँच के लिए खून लिया जा रहा था, वहाँ भी बहुत भीड़-भाड़ हो रहा था। यहाँ पर देख सकते हैं जाँच के लिए जाँच हो रहा है और यहाँ भी भीड़-भाड़ बहुत ज़्यादा है। हमें 3 दिन बाद खून की जाँच का नतीजा मिला। फिर हम वापिस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी। जानते हैं सरकार अस्पताल में जो है डॉक्टर की हर दिन में जो है 2 दिन 3 दिन में शिफ्ट होता है और बदलते रहते हैं। मुझे
इसका ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून की रिपोर्ट जल्दी करो। ये जो है डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। आगे है कि इसे वायरल हुआ है, कोई फ़िक्र की बात नहीं है, बुखार उतारने की यह गोली जो है इसे देनी है बस और कुछ नहीं, ये बोल रहे हैं। दूसरा है कि मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्च हो गए। ये अब जो है जो अमीर व्यक्ति है वो बोल रहा है, अमीर बच्चा है, और दूसरा बोल रहा है अच्छा मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुए, ये सरकारी अस्पताल में थे इसीलिए ज़्यादा खर्च नहीं हुए। 2 कहानी आपने यहाँ पर पढ़ी, दोनों में आप फ़र्क समझ सकते हैं। एक निजी अस्पताल है, एक सरकारी अस्पताल है। जहाँ पर आप तुरंत दिखा लेते हैं वो निजी है, जहाँ पर आपको लाइन में लगकर दिखाना पड़ रहा है वो सरकारी है। वहाँ पर कम दवाई दी जाती है तो प्राइवेट में बहुत ज़्यादा इलाज के लिए जो है टेस्ट और दवाइयाँ दी जाती है। आगे है कि यहाँ पर वार्तालाप में जो हुए हैं घटनाक्रम उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं और किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आपसे एक लिखने के लिए कुछ कहता है। वही यहाँ पर सब बातें लिखे गए हैं कि कैसे हमें इनके बारे में निजी चिकित्सालयों के बारे में हम जो है समस्याओं की कैसे सामना करने पड़ते हैं। ये सब रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों लगता है, क्योंकि वो सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट निजी अस्पताल में गया था। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए? हमें सरकार को कर मतलब टैक्स क्यों देना चाहिए? सरकार को कर से प्राप्त धन का विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करनी करती है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। आगे करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्रक्षेप पास न, पात, पात्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा ही प्राप्त राजस्व से चलाया जाता है। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। आप क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं? आप जानते हैं कि ऐसे उदाहरण आप सरकार के द्वारा जो आपको राशन दी जा रही है तो ये क्या है? एक गरीब को उस जो है नहीं वैसा व्यवस्था कर पाता है, नहीं खाना खा पाता है, तो कोई भूखा ना सोए उसके लिए क्या तो राशन दी जाती है। देखिए यहाँ पर अंतर करने के लिए आप समझ सकते हैं कि सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएँ। उपयुक्त कहानी से हम समझ गए होंगे आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को 2 मोटे वर्गों में बाँट सकते हैं। एक स्वास्थ्य सेवा हो गया सार्वजनिक जिसको सरकारी बोलते हैं और दूसरा हो गया निजी स्वास्थ्य सेवाएँ जो प्राइवेट है। अब देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में आप क्या है तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में को अधिक सुविधाएं हों वो प्रदान करते हैं और लगभग जो है सभी बीमारी साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारी का इलाज प्रदान करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है, जो क्षेत्र ग्रामीण में उनकी भी। आगे है कि देखरेख करता है जिला स्तर पर जो होता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में हुआ था। एक स्वास्थ्य सेवा जो होता है, ये आपने पढ़ा कैसी स्वास्थ्य सेवा है। इस स्वास्थ्य सेवा में आपने देखा कि एक सरकारी है और एक निजी है, और दोनों के स्वास्थ्य सेवाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। आगे है कि इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उन पैसों से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। इसीलिए ये सुविधाएं सबके लिए सार्वजनिक हैं, सबके लिए हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकुनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों की सहायता से करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के लिए अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों आदि का पर जो है पानी एकत्र ना होने दें। हाकिम शेख के प्रकरण को पुनः याद करिए, और क्या आप जानना चाहेंगे कि उनके मामले में कोर्ट में क्या निर्णय दिया? तो देखिए क्या होता है, तो हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुरक्षित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों को देख रही है एक डॉक्टर दवाई दे रहे हैं। और यहाँ पर फिर से हम पढ़ेंगे तो सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। अदालत ने कहा कि हाकिम शेख को जिन कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, उसमें उसकी जान भी जा सकती थी। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता है, तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अस्पताल में जो है जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दें, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधा भी सम्मिलित हो। आपको हमने पहले भी इसके बारे में आपकी सोच को यहाँ पर प्रकट किया था। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जानकारी पूरी करनी चाहिए। कई सरकारी अस्पतालों ने हाकिम शेख का इलाज करने से मना कर दिया था, इसीलिए अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिए कि हाकिम शेख द्वारा इलाज का व्यय किए गए पूरे खर्च का भुगतान करे। अब दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवा। ये एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ बैठी एक औरत है। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। अब आगे है निजी स्वास्थ्य सेवा। तो हमारे देश में इस तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती हैं। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी दवाखाने चलाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी आरएमपी मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं, जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं जो प्रशिक्षण करती हैं, वो विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हमें जो है हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। ये आपको कुछ बातें यहाँ पर भी फिर से पूछे गए हैं कि किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है।
कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य से जो हैं केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाने के लिए कहता है। अपने आसपास जो घर हैं उसमें आपके जो कोई भी बीमार है तो उसमें जाकर केंद्र में कैसे लोग चल रहे हैं, कैसे लोग कैसी सुविधाएँ हैं, ये आप जानें। यहाँ पर एक निजी में देख सकते हैं कि अस्पताल में व्यक्ति है जो निजी अस्पताल में ऑपरेशन कराया है और उसकी देखभाल के लिए एक कमरा में रखा गया है। जैसा कि इनके जो है निजी में है कि जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती हैं। अब तो बड़ी-बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने-कोनों में दवाइयाँ की दुकानें देखी जा सकती हैं। अब आगे है स्वास्थ्य सेवा और समानता। क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध हैं? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहाँ निजी सेवाएँ तो बढ़ रही हैं परंतु सार्वजनिक नहीं। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएँ ही उपलब्ध हो पाती हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महँगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसीलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है। कुछ जो है निजी सेवाएँ अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती हैं, जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके उपयोग जो है प्रयोग नहीं किए जा सकते। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जा सकता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। वो साधारण इलाज से भी व्यक्ति ठीक मरीज़ जो है ठीक हो सकता है। देखिए यहाँ पर कुछ बताए गए हैं कि भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद का आयुर्विज्ञान नैतिक संहिता कहता है, जहाँ तक संभव हो प्रत्येक चिकित्सक को औषधों के जेनेरिक नाम की उपचार पर्ची में लिखने चाहिए। जेनेरिक जो नाम है उसका उपचार में उसको लिखना ही पड़ता है। पर लिखना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि यह युक्ति युक्त और उपयुक्त रूप में हो। यहाँ पर देखिए स्वास्थ्य सेवा और अधिक किफ़ायती कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में चर्चा करने के लिए कहता है। अब देखिए ग्रामीण में जो है चलता-फिरता दवाखाना यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में दिखाया गया है। आगे है यह जो है तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक अध्ययन में यह पाया गया है कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं, उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेच देते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार-बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना उन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण एवं साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता है और इसीलिए उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से उनके हालात और ख़राब हो जाती हैं। कभी-कभी केवल पैसा ही लोगों के बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता। कई आदिवासी क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र कम हैं और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते। वहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएँ भी उपलब्ध नहीं हैं। ये देख सकते हैं साइकिल से ये पैदल जाते हुए गर्भवती हैं। एक योग डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है एक गर्भवती महिला को। यहाँ पर
गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है यहाँ पर देख सकते हैं सतत विकास लक्ष्य, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली। क्या इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि दूर-दूर तक जो जा रहे हैं, जो आदिवासी को नहीं स्वास्थ्य सेवाएँ मिल रही हैं, जो गरीब ना होके भी उस दवाई को खरीदने में हिचक रहे हैं, उस जो है व्यय को नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्थाओं को हम कैसे साध सकते हैं? ऐसी व्यवस्थाएँ कैसे हम ला सकते हैं जो सभी को एक सुरक्षित और सुविधाजनक स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हैं मिल सकें? देखिए, क्या किया जा सकता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे देश में लोगों को स्वास्थ्य की दशा अच्छी नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों को, विशेषकर गरीब और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करें। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी है। इसीलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए यहाँ पर उदाहरण हैं, उसके हम देखेंगे। तो ये है केरल का अनुभव। केरल आप ढूँढेंगे जो इस क्षेत्र में तो ये केरल है। ये क्या है? ये केरल है। तो 1996 में केरल सरकार ने राज्य में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य ने राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायत को दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनवाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का ना होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए आप इस पे जाकर देख सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं कि ISG गवर्नमेंट जो है केरला गवर्नमेंट में जाकर देख सकते हैं। आगे है कि इसमें हम देखेंगे केरल को हम देख लिए हैं और इसमें जो है नक्शा में आप देखेंगे पेंसिल में केरल की आकृति बनाने के लिए कहता है। आइए हम एक उदाहरण देखेंगे संबंधी मुद्दे जो हैं उनकी कार्य पद्धति को हम जानेंगे। ये है कोस्टा रिका का तरीका। कोस्टा रिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टा रिका में एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था कि वे देश में सेना रखेंगे नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना का व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत ज़रूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टा रिका की सरकार मानती है कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना ज़रूरी है और इसीलिए इसीलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टा रिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएँ व सुविधाएँ देती हैं, जैसे पीने का पानी, सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक ज़रूरी भाग है। तो इस प्रकार आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। कुछ यहाँ पर शब्द संकलन है उसको हम पढ़ेंगे। जो पहला है सार्वजनिक। सार्वजनिक किसे कहते हैं? तो वह सेवा या कार्य जो देश के सब लोगों के लिए है और मुख्य रूप से सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसमें जो है स्कूल, अस्पताल, टेलीफ़ोन सेवाएँ आदि शामिल हैं। लोग इन सेवाओं की माँग कर सकते हैं और यदि संस्थाएँ ठीक से काम नहीं करती है तो इन पर सवाल उठा सकते हैं। दूसरा है निजी। वह सेवा या कार्य जो किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा अपने मुनाफ़े के लिए आयोजित किया जाता है।
तीसरा है चिकित्सक पर्यटक। ये वे विदेशी पर्यटक हैं जो इस देश के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं, जहां उन्हें अपने देश की तुलना में बहुत कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। अगला है कि संचारणीय बीमारियां, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, जैसे कोरोना हो गया, के माध्यम से संचारित होता है। हवा से ये संचारित हो रहा था कोरोना। इसी में जैसे कि पानी हो गया, भोजन हो गया, हवा हो गया, इससे संचारित होता है। अगला है ओपीडी। यह आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। याद रखेंगे, ओपीडी का फुल फॉर्म है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। हिंदी में आप बोलेंगे बाह्य रोगी विभाग। बाह्य रोगी विभाग इसका संक्षिप्त हिंदी में रूपांतरण है, संक्षिप्त रूप है। अस्पताल में किसी विशेष वार्ड में भर्ती होने से पहले रोगी ओपीडी में जाते हैं। ओपीडी का फुल फॉर्म हो गया आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, या हिंदी में बाह्य रोगी विभाग। अब है नैतिक आचार, किसी व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाले नैतिक सिद्धांत। अब है जेनेरिक नाम, दवाइयाँ के रासायनिक नाम हैं। वे दवाइयाँ में प्रयुक्त सामग्रियों की पहचान करने में मदद करते हैं। वे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं। उदाहरण के लिए एसीटॉयल, सालिसिलिक एसिड, एस्पिरिन का जेनेरिक नाम है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपको बहुत ही कुछ बता रहा है। सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, निजी हो सरकारी हो, हर व्यवस्थाओं के बारे में इस अध्याय में बताया गया। कैसी जो है व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ये भी सुझाव दिए गए हैं। तो ये आपको चैप्टर कैसा लगा आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।